नमस्कार। उदय इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता मित्तल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को केरल में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से राज्य में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने केरल की जनता को याद दिलाया कि जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है, वहां तेजी से विकास हो रहा है। मोदी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च कर रही है, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। केंद्र सरकार राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने पर काम कर रही है। इससे केरल के युवाओं को लाभ होगा। केरल की कनेक्टिविटी पर आज जितना केंद्र सरकार फोकस कर रही है, यह पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने बताया कि केरल में 50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। केरल के हर गांव में तेज इंटरनेट के लिए भी काम चल रहा है। हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि केरल के गरीब परिवार गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज नहीं करा पाते थे। इससे 36 लाख मरीजों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज करवाया है। इससे गरीब मरीजों को फायदा हुआ है, जिनके 3,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। आज केंद्र सरकार देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने पर बल दे रही है। इस अभियान का बहुत बड़ा फायदा केरल के युवाओं को और नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली बेटियों को होने वाला है। और अब बात भारतीय अर्थव्यवस्था की है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसकी जीडीपी ग्रोथ 13.5% रही है। पिछले एक साल में यह सबसे ज्यादा है। वहीं हमारे मुकाबले अप्रैल जून 2022 में चीन की ग्रोथ 1% से भी कम 0.4% रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज की बढ़ती लागत और दुनिया के बाकी हिस्सों में मंदी की आशंका से आने वाले समय में भारत की विकास दर में कमी देखी जा सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 13.5% रही। इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 की अप्रैल से जून तक की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 20 से 1% रही। और अब दिल्ली में हुई एक हिंसक वारदात की है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में नाबालिग छात्रा को गोली मारने की घटना सामने आई है। आरोपी का नाम अरमान अली है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने 26 अगस्त को स्कूल से लौट रही लड़की को गोली मार दी थी। अली काफी दिनों से उस लड़की को परेशान कर रहा था। उसका फोन नंबर लेने से लेकर सोशल मीडिया पर उसकी फ्रेंड लिस्ट में जबरदस्ती वो घुसना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसके बाद उसने लड़की को जान से मारने की ठान ली। विक्टिम लड़की जब स्कूल से घर लौट रही थी, तभी बाइक पर सवार अरमान अली ने उसे पीछे से गोली मार दी, जिसकी वजह से लड़की गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आनन फानन में उसे दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी का स्कूल घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उनकी बेटी अपनी बहन के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। साथ ही में लड़की की माँ भी थी, लेकिन वो थोड़ा आगे बढ़ गई थी, जबकि दोनों बहनें साथ साथ चल रही थी। बच्चियां जैसे ही अपने घर के पास पहुंची, अरमान अली ने पीछे से गोली चला दी। लड़की के पिता का आरोप है कि जून में ही उन्होंने पुलिस को उस आवारा लड़की के बारे में बताया था कि वह मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। तब बीट कांस्टेबल ने लड़के को सिर्फ डांट फटकार कर छोड़ दिया। अरमान अली लगातार लड़की का पीछा करता था। जब भी लड़की घर से निकलती थी, लड़की अली जो है उसके पीछे लग जाता था, लेकिन सूचना पाने के बावजूद पुलिस ने मामले में चुप्पी साधे रखी, जिसकी वजह से अरमान अली की हिम्मत बढ़ गई और उसने लड़की को गोली मारने जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया। और अब बात माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। इसके साथ ही दाऊद के करीबी सहयोगी छोटा शकील पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। दाऊद 1993 में हुए मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी है। एनआईए ने ऐलान किया है कि अगर कोई व्यक्ति दाऊद के बारे में सूचना देता है, जिसके आधार पर यदि उसकी गिरफ्तारी होती है, तो उसे 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के अलावा हाजी अनीस उर्फ
अनीस इब्राहिम शेख, जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना और इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेनन उर्फ टाइगर पर 15-15 लाख रुपए का इनाम रखा है। ये सभी 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के मामले में दाऊद के साथ वांछित आरोपी हैं। एनआईए ने फरवरी में दाऊद और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एनआईए ने एक बयान में कहा कि दाऊद और उसके साथी विभिन्न आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। इस गिरोह से जुड़े लोग हथियारों की तस्करी, ड्रग स्मगलिंग, अंडरवर्ल्ड आपराधिक सिंडिकेट, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंड जुटाने के लिए अवैध कब्जे जैसे काम करते हैं। अपराधियों का यह गिरोह माफ कीजिएगा अपराधियों का यह गिरोह लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के लिए भी काम करता है। और अब बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए उनका सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने मदरसों की बेहतरी के लिए और भी कई कदम उठाए हैं, जिसमें मृतक आश्रित कोटे से मिलने वाली परेशानियों को दूर किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश और बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश की व्यवस्था और ट्रांसफर का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन यूपी सरकार के इस कदम का मुस्लिम नेता बड़ा विरोध कर रहे हैं। मदरसों का सर्वे कराने के प्रदेश सरकार के इस आदेश पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मदरसे से संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है, तो यूपी सरकार ने सर्वे कराने का आदेश क्यों दिया है? ओवैसी ने कहा कि अनुच्छेद 30 के तहत सरकार मुस्लिम अधिकार के मामलों में दखल नहीं दे सकती। वे मुस्लिमों का शोषण करना चाहते हैं। ओवैसी ने इस सर्वे को छोटे एनआरसी की तरह बताया है। ओवैसी का कहना है कि सरकार जब मदद ही नहीं देती तो मदरसों में दखल क्यों दे रही है। और अगली खबर है हमारी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू करने के बाद बुधवार रात को देर रात सोपोर शहर के बोमई इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकियों और सेना के बीच हुई गोलाबारी में एक आम नागरिक भी घायल हुआ है, जो कि किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। मारे गए आतंकवादियों की पहचान सोपोर के मोहम्मद रफी और पुलवामा के कैसर अशरफ के रूप में हुई है। ये दोनों कई आतंकी वारदातों में शामिल थे। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार ये सोपोर इलाके में आम नागरिकों पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। और अब अगली हमारी जो खबर है वो है चीन से जुड़ी हुई। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने 31 अगस्त को चीन के जिंगजियांग उइगर इलाके में मानवाधिकार हनन पर चिंता जाहिर की है। यूएन कार्यालय ने इस बारे में एक रिपोर्ट भी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय द्वारा चीन में उइगरों और अन्य मुस्लिम समुदायों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोपों के बाद 2017 से इसका मूल्यांकन शुरू किया गया था, जिसमें चीनी सरकार की नीतियों, आतंकवाद और अतिवाद के खिलाफ उसके उपायों पर फोकस किया गया था। यह रिपोर्ट मई में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट के चीन यात्रा के बाद सामने आई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ चीन एक खास पैटर्न अपनाता है, जिसमें उनकी जबरन मेडिकल ट्रीटमेंट और कस्टडी में टॉर्चर करना शामिल है। साथ ही यौन और लिंग आधारित हिंसा भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में मिशेल बाशेलेट का 4 साल का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। इससे पहले उन्होंने यह रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। यूएन की इस रिपोर्ट में चीन पर आरोप है कि उसने करीब 10 लाख उइगर मुसलमानों को कई साल तक जिंगजियांग क्षेत्र में बंधक बनाकर रखा, उनके मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों का भी हनन किया। जब मई में मिशेल चीन गई थी, तब उन्होंने जिंगजियांग क्षेत्र का दौरा किया था। दुनिया के 47 देशों ने चीन के पश्चिमी जिंगजियांग प्रांत में मानव अधिकारों के हनन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। और अब अगली खबर है हमारी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई। 79 साल के अमिताभ बच्चन ने कोरोना को मात दे दी है। बीती रात उनका टेस्ट रिपोर्ट जो नेगेटिव आई है, उसके बाद बच्चन काम पर वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं।
बिग बी ने ब्लॉग के ज़रिए अपने ठीक होने की जानकारी अपने फैन्स के साथ शेयर की। उन्होंने लिखा, काम पर वापस। आपकी प्रार्थना और दुआओं के बाद बीती रात रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 9 दिन का आइसोलेशन अब खत्म, 7 दिन ज़रूरी थे। अमिताभ बच्चन ने अपने फैन्स को भी धन्यवाद देते हुए लिखा कि वह अपने प्रशंसकों को अपने परिवार की तरह मानते हैं। सभी के लिए हमेशा की तरह मेरा प्यार। आप दयालु हैं और चिंतित हैं। परिवार इतनी देखभाल से भरा हुआ है, मैं सिर्फ हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद कर सकता हूँ। कोरोना की पहली लहर के दौरान पूरा बच्चन परिवार पॉजिटिव हो गया था। जुलाई 2020 में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या बच्चन सभी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन संक्रमित होने से बच गई थी। उदय इंडिया की डिजिटल हिंदी बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।